अब देखना है हम लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से बात समझा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट इधर से इधर मूव कर रहा है, तो अगर हम मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए जा रहा है, और हम उसी डायरेक्शन में उसको हम पुश कर दें, मैं उससे फोर्स लगा दें, तो क्या होगा? इस पॉइंट पर फोर्स लगाते समय इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा, फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट में आ जाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन चूंकि उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं, तो एक्सेलरेशन के चलते उसका वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। कुछ दूर जब आगे जाएगा, जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक पहुंचेगा फोर्स लगाने के बाद, तो वहां पे मास तो वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी बढ़ गया रहेगा। वेलोसिटी बढ़ गया रहेगा, तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है, ऑब्जेक्ट का जितना मोमेंटम होगा, इस पॉइंट में ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर भी मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे मास तो उतना ही, लेकिन वेलोसिटी ज्यादा। तो ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं? फोर्स लगाने के चलते किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज हुआ। समझ में आ रहा है क्या? सॉरी, मोमेंटम में चेंज हुआ। फोर्स ही एक तो समझ गए कि वो फैक्टर है जिसके चलते किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंजिंग होता। रेस्ट में है मतलब मास तो है, लेकिन वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम हो गया जीरो। मास इनटू वेलोसिटी करेंगे तो जितना 10 किलो का भी है, तो 10 गुने जीरो करेंगे तो जीरो है ना आएगा, उसका मोमेंटम हो गया जीरो। जब फोर्स लगाएं तो वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो किसी, चलो एक्सेलरेट ही अगर कर रहा है, तो किसी पॉइंट पे देखेंगे कि इस पॉइंट पे कितना मोमेंटम है, तो एक्सेलरेट करते हुए इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा, वो वेलोसिटी से मास में गुना कर देंगे, तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आ जाएगा। तो फोर्स लगाने समय में ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में चेंजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। और यही फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगाए रहते हैं और ऑब्जेक्ट चल रहा है, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाए रहते हैं, एक्सेलरेट करता, और यहाँ पे रिटार्डेशन होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन होता। और निगेटिव एक्सेलरेशन के टाइम पे वेलोसिटी बढ़ता है कि घटता है? पर यूनिट टाइम वेलोसिटी डिक्रीज करता है। जब ये आगे आएगा, तो इस पॉइंट पर जितना वेलोसिटी से था, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं, थोड़ा आगे जाने पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो कम होगा। अब यहाँ पे जितना मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर भी मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन इतना वेलोसिटी से कम वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा वो कम आएगा। तो फोर्स लगाने पे अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बढ़े चाहे घटे, बढ़े या घटे, फोर्स लगाने पर कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में चेंजिंग होता है। मतलब ये तो बात समझ में आ गया कि फोर्स मोमेंटम के मतलब प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, अब हमको पता तो नहीं है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। वैसे तो हम पढ़ लिए लोग मास इनटू एक्सेलरेशन, बट मास इनटू एक्सेलरेशन आया कहाँ से? वो हुआ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, और उसी के बारे में हम बात करेंगे लोग। एक मिनट, अरे आइन है बराबर हई साइकिल लागल सबसे उन्हें करवा के अगर ये दे वहां से रास्ता भीतर घुस जाए, तो घुस के हम आके फिर है ना घुस अंदर घुस जाए। हां चल चलो गया खेलने लगा सब हम लोग कहाँ पे थे लोग? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। सिंपल सा बात है, मैंने कोई भी मतलब हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो वो फोर्स निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज बढ़े या घटे, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, चेंज होने में
कुछ टाइम लग रहा है, यानी मान लो कि यहाँ पे कुछ मोमेंटम था, अब फोर्स लगा, अब थोड़ा देर बाद देखें कि यहाँ पे कितना मोमेंटम होगा। समझ में आ रहा है? हम लोग समझ रहे थे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो हम बोले थे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, माने मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का चेंज होने का रेट, चेंज होने का रेट, यहाँ से इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट का जितना, मान लो कि इस पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऐसे रैंडमली बोल रहे हैं, इस पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है 10 केजी मीटर पर सेकेंड मान लो, और 5 सेकेंड बाद वो ये ऑब्जेक्ट जो इस पॉइंट पे उसका मोमेंटम था 10 केजी मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेकेंड बाद इस पे फोर्स लगा, वेलोसिटी बढ़ गया। अब उसके अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट पे मान लो कि मोमेंटम हो गया उसका 40 केजी मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे मोमेंटम कितना था 10 केजी मीटर पर सेकेंड, और अब फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे मोमेंटम कितना हो गया 40 केजी मीटर पर सेकेंड, और इस बीच में टाइम कितना लगा 5 सेकंड, 5 मिनट। अब यहाँ से एक बैग हड़क तो बढ़ के एक बैग हो जाएगा, यहाँ पे तो 10 आया, हड़क 40 हो गया, ऐसे थोड़े है। अब यहाँ से 5 सेकंड में बढ़ते तब जाके क्या होगा कि 40 हुआ होगा, और कंटिन्यूअसली बढ़ा होगा, एक्सेलरेट कर रहा है ना फोर्स लगाने के बाद, तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 10 से हो गया है 40, तो 10 से हो गया 40, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 10 से हो गया 40, तो प्लस 30 केजी मीटर पर सेकेंड, तो 30 से तो बदला, प्लस 30 का मतलब बढ़ के 30 हो गया, 30 बढ़ गया। अगर 50 से 20 हुआ रहता तो अभी भी तो चेंज 30 से हुआ रहता, लेकिन यहाँ पे माइनस 30 केजी मीटर पर सेकेंड, चेंज 30 से हुआ रहता लेकिन घटा रहता। तो 10 से हो गया 40, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ प्लस 30 केजी मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो हम पूरा बात क्या बोले हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट का माने 1 सेकेंड में पर सेकेंड और यूनिट टाइम में चेंज इन मोमेंटम। तो जो 30 से चेंज हुआ है वो 1 सेकेंड में हुआ है कि 5 सेकेंड में हुआ है, ये बात समझ में आ रहा है ना। अगर किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे है 10 केजी मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड बाद इस पॉइंट पे हो गया उसका 40 केजी मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मोमेंटम है इतना, मान लो कि इसको हम P1 बोल रहे हैं और यहाँ पे मोमेंटम है 40 P2 बोल रहे हैं, डेल्टा P में चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को घटा देंगे, तो फाइनल मोमेंटम में बाद वाला ये पॉइंट ए ई बी, बाद वाला मोमेंटम कितना है 40, अब पहले वाला है ये कितना होगा 30 केजी मीटर पर सेकेंड, यही ना होगा, प्लस 30 कुछ नहीं है मतलब प्लस 30 बढ़ा है, तो ये 30 केजी मीटर पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब हम लेकिन पूरा बात क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब इन 1 सेकेंड, पर यूनिट टाइम का मतलब इन 1 सेकेंड, है ना हुआ। तो 30 से चेंज हुआ 1 सेकेंड में कि 5 सेकेंड में, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 सेकेंड बाद 40 हुआ है, 10 से 40 होने में 5 सेकेंड ना लगा है, बोलो। तो 5 सेकेंड में चेंज हुआ, तो चेंज कितना से हो गया 30 केजी मीटर पर सेकेंड, ये कितना में हुआ 5 सेकेंड में, और यहाँ पे रेट ऑफ 1 सेकेंड में कितना से मोमेंटम चेंज हुआ, तो 5 सेकेंड में 30, तो 1 सेकेंड में 30 बटा 5 केजी मीटर पर सेकेंड, मतलब 6 केजी मीटर पर सेकेंड, कितना देर में 1 सेकेंड में। देखो 1 सेकेंड तो पर सेकेंड, अब इसमें पर सेकेंड करेंगे तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है 6 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक मीटर केजी मीटर पर सेकेंड क्या हो गया फोर्स, मतलब 6 न्यूटन, ध्यान से समझ में आ रहा है। तो यही बात बोल रहा है, तो मतलब 6 न्यूटन का इस पे फोर्स लगा था, बात समझ आ रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड प्रोपोर्शनल होगा उस ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ एक्सटर्नल फोर्स के, इंटरनल से तो कोई बहस नहीं है, उस ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा क्या, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और यही है हमारा क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
याद से बहुत सारा बात क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर कैलकुलेट करके कुछ बात समझ में आ जाएगा। ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change in momentum of an object, सिंपल सा बात है, rate of change in momentum of an object is proportional to applied external force on it। माने जो उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है क्या, उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज का रेट। मोमेंटम का चेंज नहीं, मोमेंटम के चेंज का रेट प्रोपोर्शनल है किसके, जो उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके। कहने का मतलब यही ना कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखें कि जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल के इंटरनल, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। अब बात समझो यहाँ से ध्यान से, हम यही निकालेंगे। मान लो मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली में होता है कि तो वही प्रोपोर्शनल के मतलब कॉमन बात। अब देखो मान लो कि हम किसी पॉइंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, कोई ऑब्जेक्ट इधर से ही इधर जाएगा तो इस पे लगा कोई फोर्स। अब शुरू में फोर्स लगने के पॉइंट थोड़ा सा पहले जस्ट फोर्स लगने के, ये ऑब्जेक्ट का मास है m मान लो, और ये u वेलोसिटी से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को हम मान रहे हैं u, और जैसे फोर्स लगा इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और कुछ t टाइम के बाद हम यहाँ पे नोट किए कि ऑब्जेक्ट का मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी अब u से बढ़ के v हो गया, चाहे u बोलो कि u से चेंज होके v हो गया, कोई दिक्कत। अब मान लो हमको पता है कि फोर्स इधर मूव कर रहा था, ये इधर मूव कर रहा था, और इसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा है तो वो बढ़ेगा, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा तो बाद वाला वेलोसिटी घट जाएगा। चलो तो अब इस पॉइंट पे अगर हम मोमेंटम क्या होगा, ये तो m पता हो गया, u पता हो गया, इस पॉइंट का m पता है और v पता है, तो मोमेंटम निकल जाएगा। अगर p1 बोल रहे हैं मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू u, यही होगा ना। और इस पॉइंट पे मोमेंटम p2 निकालेंगे, m इंटू v, होगा कि नहीं होगा। मतलब ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम mu, और ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम mv, यही हुआ ना। तो अब अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकाले, क्या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही होगा ना। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम को मतलब डेल्टा p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जा रहा है p2 माइनस p1, यही हो रहा है ना। चलो इतना ही रहने देते हैं, इसको आगे हम सोल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, चेंज इन मोमेंटम, और ये मोमेंटम का चेंज होने में मैंने p1 से p2 होने में कितना देर लगा है, t टाइम लगा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पे क्या था, फोर्स, और ये पता है कि ये एक्सटर्नल फोर्स था, ये प्रोपोर्शनल था चेंज इन मोमेंटम के रेट के, पर यूनिट टाइम के। बोलो तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया है, मतलब ये प्रोपोर्शनल था चेंज इन मोमेंटम के रेट के। रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। चेंज इन मोमेंटम हो गया p2 माइनस p1, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम, यही होगा ना। मतलब p2 माइनस p1 बाई t, तो यही हम यहाँ पे लिखे हैं। देखो पे ये हो गया हमारा क्या, चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलो ये हो गया इनिशियल, देखो m है u है, फोर्स लगा m वही रहेगा, u से हो गया v, तो शुरू में मोमेंटम mu, और बाद में मोमेंटम हो गया mv, तो फाइनल मोमेंटम mv और इनिशियल मोमेंटम mu, यही हुआ ना। तो मोमेंटम का चेंज निकालेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ये तो हो गया
चेंज इन मोमेंटम। तब रेट निकालेंगे पर यूनिट टाइम, टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, 5 सेकंड में उतना पर यूनिट निकालता है, 1 सेकंड में कितना था बटा 5, तो टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। नहीं, किसी भी चीज का रेट निकालना हो तो क्या करेंगे कि टोटल से हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए हैं, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना था P2 माइनस P1 अब बटा T। तो ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम और ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे तो यही ना बात बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो वही बात हम यहाँ पे अब इस बात को इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उस बात को मैथमेटिक्स में लिख दिए हैं, खैर अभी आगे और चलेगा। एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कोई दिक्कत? आगे चलो पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, F इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आ जाता है। क्लास 8th या 7th में पढ़ना था प्रोपोर्शनलिटी, पता नहीं है कि नहीं तुम लोग के टाइम पे, हम लोग के टाइम में पढ़ना था। अच्छा चलो इतना समझ जाओ कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट को के से ही जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे सीखोगे, हम नहीं पढ़ा सब तो क्या करें हम। तो ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे है ना, तो ये हटा तो के आ गया है और उसके बाद से ये चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम है। जनरली अगर कोई एग्जैक्ट डिफाइंड चीज होता है, मतलब साइंटिफिक पहले से डिफाइंड चीज होता है, तो साइंटिस्ट लोग पहले से देख लेता है कि भाई ये एग्जैक्टली हर बार वो क्या वैल्यू है कि हर समय वही वैल्यू आ रहा है, हमेशा वही वैल्यू आ रहा है, तो वही वैल्यू जाता है वहाँ का कांस्टेंट टर्म। अगर ऐसा कुछ नहीं रहता है तो हम कांस्टेंट टर्म को 1 मान लेते हैं। कितना मान लेंगे? तो जब के को मान लेंगे हम 1, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं आता है, तो ये F बराबर 1 पुट करेंगे तो नॉर्मली चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? F बराबर जनरली चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है, फोर्स इज इक्वल टू, एक हमारा ये भी फॉर्मूला हो गया कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। कोई दिक्कत? अच्छा अब वैल्यू पुट करेंगे तो P2 माइनस P1 बाई T। आगे बढ़ाएंगे तो P2 कितना था हमारा, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ना था P2, और P2 फाइनल मोमेंटम था ना, तो ये हो गया हमारा mv माइनस P1 इनिशियल मोमेंटम था, ये था हमारा mu बाई T। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चल तो अब आगे बढ़ेंगे तो ये भी एक तरीके से फॉर्मूला भी हो सकता है, अब जहाँ पे जैसे भी होगा, लेकिन आगे और अच्छा हो जाएगा। m कॉमन ले लेंगे तो ये v माइनस यू हो जाएगा बाई टी, नहीं होगा क्या? तो एक डायरेक्टली आगे फॉर्मूला हमारा ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, सब अपना आप में जो क्या है, लेकिन सब सेम चीज है, अलग कुछ नहीं है। जो ये है देखे दे रहे सब बराबर देखे, बस खाली वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। जो ये है वहीं ये है, वहीं ये है। P2 के जगह पर m भी यहाँ पे माने नहीं है, P2 के जगह पर m भी और P1 के जगह पे mu। P2 के जगह पर m भी, P1 के जगह पर mu। अरे जब P2 माइनस P1 लाने के लिए यहाँ पे यही काम किए हैं हम, यहाँ पे बोलो तो P2 के जगह पर m भी, P1 के जगह पर mu। अब m कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू बाई टी। पता है एक बार क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे थे तो खाली ये फॉर्मूला का यूज कर रहे थे, समझ में रहे? अब इसको आगे लेके चलेंगे हम तो m, तुम लोग को भी पता है कि v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो v माइनस यू बाई टी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो यहीं से आता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, जब लोग फोर्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हाँ, तो वो आता है यहाँ से, कहाँ से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो ये कुछ नहीं है, ये भी वही है कि एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज रेट ऑफ चेंज इन मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखो ना, मास इनटू एक्सेलरेशन है, अब वही एक्सेलरेशन के जगह पर v माइनस यू बाई टी कर देंगे, अब वही गुना कर देंगे तो mv माइनस mu बाई टी हो गया, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल। इतना माइनस इतना मैंने चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये कुछ नहीं है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही है। तब यहाँ से पता चलता है कि फोर्स बराबर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के चलते ही किसी भी मास के ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक बात ये हो गया। तो दूसरा बात ये कि हम लोग यहाँ से हैं, ये टाइम नीचे है ना, मैंने
फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से टाइम नीचे है ना, ऊपर रहता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नीचे रहता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और चेंज इन मोमेंटम के यहीं से पता चल जाएगा, यहीं से देखो ना, यहीं से ये ऊपर है और ये नीचे है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। मतलब अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंज ज्यादा होगा, वेलोसिटी ढेर बढ़ जाएगा तो मोमेंटम ज्यादा नहीं आ जाएगा। तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंज ज्यादा होगा, और फोर्स कम लगाएंगे तो मोमेंटम में चेंज भी कम होगा। कम वेलोसिटी बढ़ेगा तो चेंज उतना माइनस उतना करेंगे तो कम ही ना आएगा, तो मोमेंटम में चेंज भी कम होगा। या उल्टा, अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट में हम नोट कर रहे हैं कि मोमेंटम में चेंजिंग ज्यादा हुआ है, यानी जाहिर सी बात है कि ज्यादा मोमेंटम में चेंजिंग हुआ है मतलब उस पर ज्यादा फोर्स लगाया गया होगा, और कम चेंजिंग हुआ है तो कम फोर्स लगाया गया होगा। ई बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। टाइम के मतलब अगर ध्यान से देखो, अगर कम, इस बात को हम समझाएंगे, टाइम है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स, ध्यान से बात समझो, फोर्स ये नीचे है ना, टाइम ऑफ कंटेंट मतलब जब फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ज्यादा टाइम के लिए लगाएंगे। ध्यान से, उतना ही फोर्स हम लोग मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज लाना है ना। अब टाइम अगर ज्यादा है, ध्यान से, टाइम अगर ज्यादा है तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, टाइम ज्यादा तो फोर्स हो जा रहा है कम, और टाइम कम तो फोर्स उतना ही फोर्स बढ़ जाएगा। बात समझ आ रहा है? टाइम कम, मोमेंटम में हम चेंज किए, मोमेंटम उतना ही है, ध्यान से देखो, ये उतना ही है। अगर टाइम होगा ज्यादा, ये पूरा का वैल्यू आएगा कम, ये पूरा का वैल्यू ही ना फोर्स है, तो फोर्स हो जाएगा कम। कोई भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज कराना है, मान लो मोमेंटम में चेंज उतना ही है और टाइम है कम, ये टाइम होगा कम, ये पूरा हो जाएगा ज्यादा, यही ना पूरा फोर्स है, तो फोर्स हो जाएगा ज्यादा। हम मान लो हम अपने से एगो बात कर रहे हैं, एगो रैंडम एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कितना मोमेंटम में चेंज आया था, वहां पे 30 था। चलो हम चेंज इन मोमेंटम फिक्स रख रहे हैं 30 kg मीटर पर सेकंड, मोमेंटम में चेंज उतना ही ना है। मान लो कि ये 30 kg मीटर पर सेकंड जो मोमेंटम है ये चेंज हुआ है, ध्यान से सुनो, ये चेंज हुआ है 5 सेकंड में। कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। तो ये कितना आ जाएगा? 6 मीटर केजी मीटर पर सेकंड है, 6 न्यूटन हो जाएगा। अगर चेंज इन मोमेंटम 30 रहेगा, 30 kg मीटर पर सेकंड, इतना ही का चेंज 5 सेकंड में हुआ है तो फोर्स कितना महसूस हो रहा है? 6 न्यूटन। और यही चेंज हुआ 2 सेकंड में, इतना ही 2 सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को 30 से हम चेंज कर देंगे, मोमेंटम को 2 ही सेकंड में 30 से चेंज कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स महसूस होगा? 15 न्यूटन। तो अब वही बात बता रहे हैं कि अगर मोमेंटम का चेंज होने में टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, कम महसूस होगा, और अगर मोमेंटम के चेंज होने में टाइम कम लगेगा तो उतना ही मोमेंटम के चेंज पर फोर्स ज्यादा महसूस होगा। एग्जांपल में बात समझो ध्यान से। होता ये है कि जब मान लो कि कोनो बैट्समैन बॉल को मार दिया बहुत ऊपर, हमको पता है कि मेरे पास आके गिरेगा, अब तुम कुछ मत करो, हाथ हमें बस लगा जाए, हाथ कहीं कर दो, हाथ को हिलाना नहीं है, यहीं रखना है, और उतना ऊपर से खटाक जाके गेंदा लगेगा, चोट लगेगा हाथ पर, नहीं लगेगा क्या? तो आया खटाक जाके गेंदा लगा, तो यहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत माइक्रो मिली सेकंड के लिए हुआ, बहुत कम टाइम के लिए हुआ, तो चोट लगता है, समझ ना। और कोई बॉल जैसे हम खाली हम बीच में हाथ लगा दिए तो खटाक इस पे लगेगा, चोट लगेगा। और पत्थर भी ऊपर से गिरा इस पे लग जाएगा, चोट लगेगा, क्योंकि टाइम ऑफ कंटेंट टाइम ड्यूरेशन मोमेंटम के चेंज का बहुत कम है, तो फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा महसूस होगा, फोर्स ज्यादा तो चोट लगेगा। अब वहीं वो गेंदा ना, उससे भारी पत्थर भी अगर है, अब यहाँ पे बॉल आया, हम यहाँ पर गया, हम पकड़ गए, हम नीचे तक लेके आए, तो मोमेंटम में यहाँ से यहाँ चेंज होने में मान लो कि यहाँ पे अगर 0.5 सेकंड था तो यहाँ से यहाँ लाने में 2 सेकंड कर दिए हम, बस समझ, यहाँ से यहाँ लाने में कितना सेकंड कर दिए? 2 सेकंड। टाइम इंक्रीज हुआ कि टाइम डिक्रीज हुआ? टाइम इंक्रीज हुआ तो हमको चोट महसूस नहीं होगा या कम चोट महसूस होगा। गेंदा ऊपर है, अपने से गेंदा ऊपर फेंकना, घर पे, छत पे, दीवार पे, कहीं पर भी, रोड पर गेंदा ऊपर फेंकना है, हाथ नहीं करके बस, हाथ नीचे नहीं करना है, बस गेंदा को पकड़ना है। जब गेंदा आके पाम पर गिरेगा चोट महसूस होगा, लगेगा कि हाँ फोर्स
ज़्यादा है, अब उतना ही ऊपर फेंको। अब आते ही पकड़ने से पहले उसको ऐसे करके पकड़ना, तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा, तो तुम कुछ महसूस नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? चोट बहुत ही कम महसूस होगा क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा। और जब टाइम होगा ज़्यादा, सही होगा ज़्यादा, एक पूरा का वैल्यू होगा कम। फोर्स पूरे का ना वैल्यू है ना फोर्स है, तो फोर्स हम पे लगेगा कम। ऐसे होता है। और कभी देखा हो सब फिल्म में, चाहे जनरली रैंडमली जो कराटा प्लेयर होता है सब मोटे का बर्फ का सिली रख के, चाहे ईंटा उंटा एक दूगो रख के तुरता है सब। समझ रहा है? तो क्या करता है सब हाथ से तो मारेगा, सब तो एक्सपर्ट है, हम लोग मारेंगे तो चोट लग जाएगा। तो अगर हम आराम से लिया के हैंगा मारता, आराम से हैंगा मारता, तो जो उसके ईंटा के मोमेंटम में चेंज करता, तो धीरे से मारता, मतलब कसे के आके कॉन्टेक्ट ज्यादा देर के लिए किए हुए रहता, तो फोर्स कम महसूस होता, टूटता नहीं, चोट लगता है, खटक दे मार के हटा देता है सब, खटक दे मार देता है सब। समझ रहे ना? इससे उस कॉन्टेक्ट बहुत माइक्रो सेकंड के लिए कॉन्टेक्ट खटक दे मार के हटा देगा सब, टाइम रहेगा बहुत कम, तो उस ईंटा पर फोर्स का इम्पैक्ट होगा बहुत ही ज्यादा। पटक दे क्या होगा कि वो ईंटा दो आधा टूट जाएगा। टाइम ऑफ कंटेंट रह रहा है यहाँ पे, टाइम हो रहा है क्या कम, टाइम होगा कम, ये पूरा का वैल्यू होगा ज्यादा, तो पूरा क्या है फोर्स ना है, तो फोर्स इम्पैक्ट महसूस होगा ज्यादा। सबसे बेस्ट हम लोग मैच खेलते हैं, बेस्ट एग्जांपल बॉल का है, जहाँ से हम लोग महसूस कर सकते हैं। गेंदा कहीं करेंगे तो खटक के लग जाएगा, पकड़ के लेगा, खींच के करेंगे, पकड़ के आदमी से करता है, ऑटोमेटिक है, तो पकड़ के लेकर इसे करेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। और जब टाइम बढ़ जाएगा तो मोमेंटम में चेंज तो उतना ही होगा, जो ऊपर से गिर रहा है उतना ही वेलोसिटी से गिर रहा है, बस अब हम अपने से टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा क्या किए हैं कि बढ़ा दिए हैं। मतलब यहाँ पे हाथ पे लगा, हाथ पे लग के रेस्ट तक आने में टाइम क्या किए कि हम इंक्रीज कर दिए हैं। हाथ पे लगा, लग के रुका, टाइम बहुत कम लगा, हाथ पे तो उतना वेलोसिटी से टकराया, और फिर टकराने के बाद फिर हाथ पे रुका, दोनों के बीच में टाइम लगा बहुत ही कम। अब हम पकड़ा गया, अब धीरे धीरे हम यहाँ लिया के जीरो पर कर दिए, तो जितना मोमेंटम से टकराया अब फिर यहाँ पे आके जीरो हो गया, इतना में टाइम हम क्या किए कि बढ़ा दिए। टाइम बढ़ जाएगा तो ओवरऑल फोर्स महसूस होगा हम लोगों को कम। तो ये है एगो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ का सिंपल सा बात है ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि एक्सटर्नल फोर्स प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट के। सिंपल सा बात है। तो पहले इसको उतार लो सब, फिर पूछना सब। बोलो।